अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बेग हाउस का वसीओ-रीज लाउंज एक अजीब खामोशी में लिपटा हुआ था, मगर अंदरूनी माहौल में छुपी हुई कशीदगी आसानी से महसूस की जा सकती थी। सुमेर सदीकी गहरे नीले रंग के सूट में मलबूस कीमती लेदर के सोफे पर टांग चढ़ाए विराजमान था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस जगह का मालिक हो, हालांकि वो मेहमान था। आंखों में गुरूर, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट और हाथ में कहवे का कप, जैसे हर चीज को अपनी मर्जी से नाप रहा हो। उसके सामने जमान बेग बैठे थे, सफेद शलवार कमीज में मलबूस, माथे पर बल और आंखों में फिक्रमंदी की वाज़ेह झलक। वो मुसलसल सुमेर को घूर रहे थे, जैसे अल्फाज का इंतखाब कर रहे हों। मैं चाहकर भी तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं कर सकता सुमेर, जमान बेगम ने थके हुए लहजे में कहा। हम शराकतदार हैं, तुम्हें मुझे थोड़ी बहुत राय देनी पड़ेगी, वरना हम आगे बिजनेस नहीं चला सकेंगे। सुमेर ने हंसते हुए गर्दन पीछे झुकाई और तन से आंखें मूंद कर कहकहा लगाया, फिर सारी संजीदगी यकदम वापस लाते हुए जमान बेग की आंखों में झांका। तुम्हें क्या लगता है, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज करूंगा? उसने कहवे का कप टेबल पर रखा। ऐसा नहीं है जमान साहब, ये बिजनेस है और मैं बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना चाहता हूँ। मुझे मेरा पूरा कर्जा वापस चाहिए, 1 रुपया भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमान बेग के चेहरे पर लर्जश सी तारी हो गई। उन्होंने बेबसी से अपने दोनों हाथ सोफे की हत्ती पे रखे और आहिस्ता से उठकर खड़े हुए। उनकी चाल में बुढ़ापा छलकता था, लेकिन अल्फाज में वो थकन से ज्यादा गड़गड़ाहट शामिल थी। खुदा के लिए, उन्होंने सुमेर के सामने हाथ जोड़ दिए, थोड़ी बहुत राय दे दो। तुम्हें मेरे साथ पुराने ताल्लुकात का लिहाज करना चाहिए। सुमेर ने ना हमदर्दी दिखाई, ना रहम। वो चंद लम्हे खामोशी से जुमान बेग को देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, ठीक है, राय देता हूँ। जमान बेग की आंखों में उम्मीद की चमक लहराई थी कि अगला जुमला सुनकर वो बुझ सी गई। तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। पूरे लाउंज में जैसे वक्त थम गया। माहौल में गूंजती घड़ी की टिक टिक के सवा सब कुछ रुक गया। दीवार पर नस्ब कीमती घड़ी की सुई भी जैसे इस जुमले को सन्नाटे में बदलने की गवाह थी। जमान बेग की आंखों ने एक लम्हे के लिए सुमेर को ऐसे देखा जैसे उसे पहचानने से इनकार कर रहे हों। उनके चेहरे का रंग फक हो चुका था। लबों से आवाज निकलने से पहले दिल ने धड़कना बंद कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से सवाल किया। मैं संजीदा हूं, सुमेर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी? बदले में लाउंज की हवाओं में बेयकीनी का बोझ भर गया। इज्जत, कारोबार, रिश्ते सब एक पल में तोल दिए गए, और तोलने वाला सिर्फ पैसा था। तुम ये गलत बयानी कर रहे हो सुमेर। जुबान बेग की आवाज हल्की मगर वाजे थी, जैसे किसी ने आंखों में आंसू रोकते हुए होंठ बींच कर बात कही हो। तुम इस तरह मेरी बेटी के बारे में नहीं बोल सकते। वो महज 18 साल की बच्ची है। सुमेर ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे उसे पहले से इस जवाब की तवक्को थी। उसकी आंखों में रहम का कोई रंग न उभरा, चेहरे पर सर्द मेहर मुस्कुराहट और लहजे में कठोर हकीकत थी। तो इसीलिए तो कह रहा हूं बेग साहब। उसने अपनी नशिस्त से उठते हुए जेब से फोन निकाला और कोट के अंदर रखने लगा। मेरा कर्जा वापस कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब बिजनेस नहीं करना चाहता। मैं सुमेर सदीकी हूं बेग साहब, रहीम सदीकी नहीं। उसने हल्की आवाज में मगर बेरहम अंदाज में कहा, जो तुम पर तरस खाकर अपना पैसा छोड़ता रहा। मेरे बाप ने बहुत पैसा छोड़ा है, मगर मैं वो शख्स नहीं हूं जिसमें इतना ज़र्फ हो तुम जैसे एहसान फरामोशों को बख्श दूं। जमान बेग का चेहरा साकत हो गया था। उनकी आंखों के गिर्द झुर्रियां मजीद गहरी हो गई थीं और लब हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उनके वजूद से जैसी सारी तवानाई खींच ली गई हो। मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूं, सुमेर ने आहिस्ता से कहा और अपने कोट को संभालते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेहतर होगा मेरा पैसा मेरे घर तक पहुंचने से पहले मुझे वापस दे दो। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और रुककर एक आखिरी बात कही, जो गोया हथौड़े की तरह जमान बेग के जमीर पर जा पड़ी। नहीं तो अपनी बेटी देने का फैसला कर लेना, पैसे या बेटी। सुमेर के कदम दरवाजे से बाहर निकल गए, मगर उसकी बातें लाउंज की दीवारों पर गूंजती रहीं,
दीवार पर लटकी हुई घड़ी बदस्तूर चल रही थी, लेकिन वक्त जैसे रुक सा गया था। जमान बेग अब भी वहीं खड़े थे, बेहरकत, अपने वजूद का बोझ उठाए। उनके कंधे झुक चुके थे, आंखों में सिर्फ एक सवाल बाकी था, आखिर ये दिन भी क्यों देखना पड़ा। लाउंज में मुकम्मल सन्नाटा था। सुमेर जा चुका था, मगर उसके अल्फाज की बाज़गश्त अब भी कमरे की दीवारों पर गूंज रही थी। जमान बेग वहीं खड़े रहे, फिर जैसे किसी के पैरों से जान खींच ली हो, वो धीरे से सोफे पर बैठ गए। सर दोनों हाथों में थाम कर वो कुछ देर बेहरकत बैठे रहे। माथे की नसें तन गई थीं और आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी, दिमाग जैसे किसी बोझ के नीचे दब गया हो। कुछ पल यूं ही गुजरे, फिर वो अचानक सीधे हुए। आंखों में एक अधूरा इरादा उभरा और भारी कदमों से अपनी बेटी की जानिब बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर आहिस्तगी से दस्तक दी। एक लम्हे बाद अंदर से आवाज आई, आ जाएं। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का मंजिर मुख्तलिफ था। कमरे में जिंदगी की खुशबू थी। दीवारों पर रंगीन पोस्टर, एक सजी सजाई मेज जिस पर कंप्यूटर रखा था, और सामने वो बेग साहब की बेटी गेमिंग चेयर पर बैठी, हेडफोन कानों पर, बेफिक्री से वीडियो गेम खेल रही थी। जैसे ही उसने अपने बाप को दरवाजे पर खड़े देखा, फौरन खुशी से चीखी, बाबा, आपको पता है मैं 2 गेम्स जीत गई हूँ। वो और नायला दोनों बार हार गई है। वो खुशी से उछलकर अपनी जगह से उठी और भागती हुई उनके पास आई। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने उनका हाथ पकड़कर कंप्यूटर की तरफ ले जाना चाहा, मगर ज़मान बेगम ने उसकी कलाई थाम ली। नरम मगर मजबूती से वो ठटक गई। उनकी आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। तुम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हो? उनका लहजा धीमा मगर गंभीर था। इससे पहले हैरानी से उन्हें देखा, फिर हंसते हुए बोली, बहुत ज्यादा बाबा, इतनी कि लफ्जों में बता नहीं सकती। जमान बेग ने उसका हाथ थामे रखा और खामोश रहे, जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज चुन रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले, तो क्या तुम अपने बाप के लिए कुर्बानी दे सकती हो? वो यकदम साकत हो गई। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में उलझन उभरी। क्या मतलब है बाबा? किस तरह की कुर्बानी? उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा और उसे साथ लेकर बिस्तर पर बैठ गए। कमरे की रोशनी अब बहुत तेज महसूस हो रही थी, जैसे हर चीज हद से ज्यादा वाजे हो गई हो। आज तुम्हारा बाप तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांगने जा रहा है। जमान बेग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अपने बाप को अपनी जिंदगी दोगी? उसके लब थरथरा गए, आंखों में खौफ उतर आया, मगर वो अब भी खामोशी से अपने बाप को देख रही थी। एक बच्ची जिसके सामने अचानक उम्र से बड़ा सवाल रख दिया हो, और वो समझ ही ना पा रही हो कि उसका जवाब क्या हो सकता है। बोलो अलीना, क्या दे सकती हो तुम अपने बाप को अपनी जिंदगी? अलीना ने उनकी बात सुनी तो यकजम जैसे जज्बात का रेला आया। उसने फौरन इस्बात में सर हिला दिया। उसके लहजे में वही मासूमियत थी जो बरसों से उनके साथ जुड़ी रही थी। बाबा, आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ दिया है, आज़ादी, पैसा, हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे जिंदगी भर कोई कमी नहीं होने दी। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस आप बताएं, हुआ क्या है? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? हम चलते हैं डॉक्टर के पास। उसके माथे पर बेख्तियार बल पड़े थे। वो बेहद फिक्रमंदी से बोली, जैसे उनकी बीमारी जिस्मानी हो और वो किसी दवाई से ठीक हो सकती हो। जमान बेग ने हल्का सा मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया, मगर उनकी आंखों में नमी थी जो छुपाए ना चुप रही थी। मेरी बीमारी का इलाज किसी दवा से नहीं है अलीना। वो रुक गए, फिर गहरा सांस लेकर बोले, इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे एक जवाब पर मुनहसिर है। अलीना ने ज्यादा परेशानी से उन्हें देखा। वो कुछ कहने लगी थी कि जमान बेग ने उसे नरमी से रोकते हुए बात जारी रखी, तुम जानती हो मुझ पर सुमेर सदीकी का कितना कर्ज हो चुका है। बिजनेस की दुनिया आसान नहीं है अलीना, इसके लिए सरमाया चाहिए। तुम्हारी माँ के मरने के बाद जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई है। सारी जिम्मेदारियां, सारा बोझ सब मुझ पर आ गया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर पैसा पानी की तरह हाथ से निकलता रहा। अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि कोई फैसला किए बगैर निकलना मुमकिन नहीं। अलीना ने कुछ कहना चाहा, मगर वो फिर गोया हुए नरम लहजे में, मगर आवाज में एक थक्कन भरा वजन।
मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अलीना झट बोली, बाबा कहा है ना आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म करें। आप बस इतना कहिए कि करना क्या है। जमान बेग की नजरें नीची हो गईं। कुछ लम्हे वो खामोश रहे, फिर जैसे अपने अंदर के बोझ को आखिरकार जुबान पर ले आए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी इस कर्ज के बदले सुमेर सदीकी से कर लो। ये अल्फाज थे या बम? अलीना के कानों में गूंज पैदा हो गई। वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई, जैसे कुर्सी उसे जकड़ रही हो और वो खुद को छुड़वा रही हो। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ साकत हो गए, पलकें एक लम्हे के लिए भी ना झपकीं। कमरे की दीवारों पर सजी खुशियों की तस्वीरें जैसे मानद पड़ गईं और अब बाप और बेटी के बीच वो जुमला दीवार बन चुका था जिसे अबूर करना इतना आसान नहीं था। मगर तुम इस बात से बेफिक्र रहो, वो शख्स तुमसे किसी भी किस्म का बदला लेगा या फिर तुम किसी बदले के तहत उसके निकाह में दी जाओगी। बल्कि बेटा, उनका लहजा कुछ ज्यादा ठहरा हुआ था, ये शायद रवायती शादी होगी जैसे अमूमन शादी हुआ करती है। तुम्हें किसी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा शौहर होगा, शौहर की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो 2 कदम आगे बढ़े, अलीना की आंखों में आंखें डालकर बोले, ये सब उसकी शर्त थी। उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूं तो वो पूरा कर्ज माफ कर देगा, हर एक रुपया। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो मुझे दोबारा अपने साथ बिजनेस में ले आएगा। जमान बेग ने बात में थोड़ा तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात को मजीद वजन देते हुए बोले, सुमेर सदीकी एक समझदार लड़का है बेटा। अगर उसकी जगह कोई और ये बात करता, तुम्हारी इज्जत को यूं सौदा समझता, तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। लेकिन सुमेर ने इज्जत से बात की है, वो तुम्हें अपनाएगा, इज्जत देगा, और मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है। उनका लहजा नरमी के साथ हकीकत की सख्ती लिए हुए था। सोचो अगर सुमेर सिद्दीकी जैसे लड़के का रिश्ता मुझे मिल जाए तो मैं कल ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये सोचकर कि आज तुमसे साफ साफ बात की है, ताकि अगर कल तुम्हें किसी और जरिए से कुछ मालूम हो तो तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे बाप ने तुमसे कोई बात छुपाई थी। कमरे में मौजूद रोशनी अब भी वैसी थी, मगर वक्त का बहाव बदल चुका था। अलीना चंद लम्हे साकत खड़ी रही, जैसे लफ्जों को अपने अंदर उतार रही हो। फिर उसने आहिस्ता से पलकें झपकी, नजरें झुकाईं और धीरे से बोली, जैसा आपको मुनासिब लगे बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं। अल्फाज सादा थे, लहजा खामोश सा, मगर अंदर कहीं कोई और तूफान चल रहा था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, सीने के अंदर अजीब सा जोश, एक अनजान खुशी, जैसे अचानक कोई ख्वाब करीब आ रहा हो। वो कोशिश कर रही थी कि कुछ जाहिर ना हो, लेकिन वो जो अंदर था वो छुप भी नहीं रहा था। और जमान बेग ने उसके जवाब पर खामोशी से मुस्कुराकर सर हिलाया और आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ रख दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तुमने हाँ बोलकर अपने बाप को एक नई जिंदगी दी है और उसका मान बढ़ाया है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हमेशा हामी और नासिर होगा। ये कहते ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। अलीना ने पल भर के लिए दरवाजे को देखा और फिर आहिस्ता से पीछे मुड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, वो जो खुद से भी छुपा रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही अलीना जैसे किसी अनजानी खुशी के तूफान में बह गई। उसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में एक रोशनी जिसमें वो ख्वाब नहीं बल्कि बरसों की आरजू झलक रही थी। वो बेसाख्ता अपने इर्द गिर्द घूमने लगी, हंसती चकराती, जैसे किसी खुशी का इजहार करने का यही एक तरीका हो। 1 चक्कर, 2 चक्कर, और फिर वो हंसते हंसते बेड पर गिर गई, दोनों बाजू फैलाकर छत को तकने लगी। उसकी आंखों में मोहब्बत के जुगनू नाच रहे थे। इन जुगनुओं में बरसों की चाहत, खामोश दुआएं और अनकही हसरतें झिलमिला रही थीं। ओ माय गॉड, उसने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं और हल्के से सरगोशी की, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुमेर सदीकी, वो शख्स जो मेरे ख्वाबों में था, वो अब हकीकत में मेरा होने जा रहा है। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? वो एक झटके से उठकर बैठ गई, चेहरे पर वही चमक, आंखों में एक खामोश खुशी की नमी। उसने छत की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ नजरें टिकाते हुए एक बच्चे जैसी मासूमियत से बोली, अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच।
मुझे तो लगा भी नहीं था कि ऐसे बगैर मांगे, बगैर रोए आप मेरी दुआ सुन लेंगे। मैं तो बस दिल में छुपाए बैठी थी और आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। उसका लहजा बच्चों जैसा था, सादा, बेलौस और मोहब्बत से भरपूर। वो बोलती जा रही थी जैसे उसके दिल की दीवारें एकदम खिल गई हों। आपको पता है, जब मैं 15 साल की थी ना, तब से मैंने सिर्फ उसी को सोचा है। वो पहली बार जब अम्मी के जनाजे पर मुझे संभालने आया था, तब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया बस उसी के गिर्द है। वो 10 साल मुझसे बड़ा ज़रूर है, मगर जब भी उसकी आंखों में देखा, मुझे अपना आप महफूज लगा। उसके लबों पर एक मद्धम सी मुस्कुराहट थी, दिल जैसे किसी अनजाने संगीत पर धड़क रहा हो। और अब सोचती हूँ, ये कैसे हो गया? कैसे सब इतनी आसानी से मेरी तरफ पलट आया? वो भी वो सुमैर सिद्दीकी, जो मेरे बाप का पार्टनर है, जिसे मैं बरसों से दूर से बस तका करती थी, अब वो मेरा शौहर बनेगा। उसने अपनी हथेली पर उंगली से फर्जी मेहंदी का नाम लिखा, एस की शबिया बनाकर, फिर खुद ही शर्मा कर हंस दी। अल्लाह मियाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। इस लम्हे वो सिर्फ एक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसका दिल बरसों से एक शख्स के लिए धड़क रहा था और जिसे लगा था कि उसका ख्वाब उसकी ताबीर बनने जा रहा है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी, ये खुशी, ये मुस्कुराहट सब एक मुआहदे के धागे से बंधे हुए हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसे वो अपनी किस्मत का इनाम समझ रही है, वो दरअसल एक कीमत है, एक सौदा, जिसकी रसीद उसके जज्बात के नाम होने वाली है और इस रसीद के जरिए उसे बर्बाद किया जाने वाला है। वो बेगौस से सीधा अपने घर आया था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सुमैर सिद्दीकी ने कोट की आस्तीनें चढ़ाईं और आहिस्तगी से सोफे की जानिब बढ़ा। वो अभी बैठा ही था कि जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल उसने निकाला, स्क्रीन पर ज़मान बेग का नाम जगमगा रहा था। सुमैर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसे मालूम था कि कॉल क्यों आ रही है। उसने बिला ताक़्क़ुफ़ कॉल रिसीव की, फ़ोन कान से लगाने के बजाय स्पीकर ऑन करके मेज़ पर रख दिया। आवाज़ वाज़ेह थी। मैंने अपनी बेटी से बात की है। ज़मान बेग की आवाज़ में हिचकिचाहट के बावजूद सुकून झलक रहा था। वो निकाह के लिए राज़ी है। तुम बताओ कब निकाह करना है? सुमैर की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और एतमाद भरे लहजे में बोला, मैंने कहा था कि अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो, सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं निकाह करूंगा। फोन की दूसरी तरफ लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर फौरन जमान बेग की आवाज उभरी, जिसमें हल्की सी घबराहट और नाराजगी नुमाया थी। देखो सुमैर, अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैं अपनी बेटी को बगैर रिश्ते के तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? हम एक मुआशरे में रहते हैं, हमारा बिजनेस सर्कल है, लोग कितनी बातें बनाएंगे। सुमैर का कहकहा अचानक बुलंद हुआ। तुम्हें क्या लगा बेग साहब कि मैं इतना बेगैरत हूं कि एक लड़की को बगैर निकाह के रख लूंगा? अजीब सोच है तुम्हारी। मेरा नाम सुमैर सिद्दीकी है। मेरे असूल, मेरे इक़दार, मेरे अंदाज सब कुछ वाज़ेह हैं। इसी हफ्ते निकाह करते हैं, बात खत्म। कोई लंबी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। जितना सादा तुमने मामला बनाया है, उतनी ही सादगी से निकाह भी हो जाएगा। दूसरी तरफ से फौरी जवाब आया, ठीक है, मैं तैयारी कर लूंगा, तुम आ जाना। सुमैर ने फोन बंद किया और एक लम्हे भर आंखें मूंद कर ठंडी सांस ली। एक लम्हे को उसकी आंखों में सोच उभरी, फिर वही मुस्कुराहट लौट आई। एक मुआहदा मुकम्मल होने जा रहा है। उसने फोन मेज पर रखा और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। धुएं का पहला कश खींचते हुए वो बोला, बिजनेस के असूल और जिंदगी के फैसले दोनों अपने वक्त पर करना जरूरी होते हैं। कमरे में धुएं की लकीर बुलंद हो रही थी और वो खामोशी से उस लकीर को तकते हुए जैसे आने वाले दिन का नक्शा अपने जहन में तरतीब दे रहा था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक जा रहा था। बज़ाहिर वो खुश था, लेकिन अंदर एक अजीब वीरानी उजागर हो रही थी। कमरे की रोशनी मदम थी। छत से लटकता हल्का सा लैंप एक नरम सुनहरा हाला सा बनाए हुए था। अलीना बेड के कोने पर टेक लगाए बैठी थी।
چہرے پر ایک خوابناک مسکراہٹ اور ہاتھ میں موبائل فون. اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں. ایک ہلکی سانس لی اور انگلیوں نے ہچکچاتے ہوئے سمیر صدیقی کا نمبر ڈائل کیا. پہلی بیل، دوسری، تیسری. دل کی دھڑکن جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی. چوتھی بیل پر اچانک کال ریسیو ہو گئی. دوسری طرف سے گہری پرسکون آواز ابری. ہیلو. علینا چند لمحے ساکت رہی. آواز سن کر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت چھا گئی. اس کی آنکھیں جیسے اس ایک لفظ میں کھو گئیں. تبھی دوسری طرف سے دوبارہ آواز آئی، اس بار کچھ سنجیدہ انداز میں. کیا ہوا؟ کیوں فون کیا ہے علینا؟ علینا چونک سی گئی، جیسے کسی خیال سے واپس حقیقت میں پلٹی ہو. آپ کو کیسے پتا چلا میں نے فون کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولی. آپ کے پاس تو میرا نمبر سیو نہیں ہے. وہ بے اختیار ہنسا. میں ایک بزنس ٹائکون ہوں علینا بیگ. میرے پاس اتنی پاور ضرور ہے کہ تمہارے خاندان کے ہر فرد کا نمبر میرے موبائل میں موجود ہو. خیر بتاؤ کیوں فون کیا اتنی رات کو؟ سب خیریت ہے؟ علینا نے جھجکتے ہوئے نگاہیں جھکائیں، حالانکہ سامنے کوئی نہ تھا. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ دوسری طرف سے مختصر جواب آیا. وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو. پھر آہستہ آواز میں بولی، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ چند لمحے سکوت چھایا رہا. پھر سمیر کی آواز آئی، نرم مگر گہری. اور یہی سوال اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ علینا کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے فوراً ایک جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، بے انتہا بے تحاشا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. سمیر صدیقی، آپ کو نہیں معلوم، جب سے ہوش سنبھالا ہے دل میں بس ایک ہی خواب بسایا ہے، آپ کا. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. وہ آنکھیں بند کیے بے اختیار بولتی چلی گئی. فون کی دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی. پھر سمیر کی آواز ابری، نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ. تو پھر اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کر لینا اور میں رشتہ نبھا لوں گا. زندگی گزر جائے گی. ٹھیک ہے؟ علینا کی آواز خوشی سے لرز گئی. جی ٹھیک ہے. مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سمیر کی آواز اچانک سنجیدہ اور سرد ہو گئی. اب خیال رکھنا فون دوبارہ نہ ہو. میں شادی سے پہلے تم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا. علینا کے چہرے پر خوشی کی جگہ الجھن نے لے لی. اس نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ لیکن جواب نہ آیا. لائن خاموش ہو گئی. کال کٹ چکی تھی. کمرے میں اب صرف موبائل کی سکرین روشن تھی اور علینا کی آنکھوں میں خاموشی سے اترتے سوال. اس کو سمیر کا یہ انداز عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا. اچانک سے بدلتا ہوا رویہ اور اس کی ٹون اس کو ابھی تک اپنے کان میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا. کھڑکی سے آتی روشنی کمرے میں ہلکی سنہری چادر سی بچھا رہی تھی. علینا نرم چال میں اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھی. دل میں ابھی تک کل رات کی گفتگو کی بازگشت موجود تھی. دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اگلے لمحے منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین سے جیسے جڑ گئے. زمان بیگ بستر پر نیم دراز سینے پر ہاتھ رکھے کراہ رہے تھے. چہرہ پسینے سے تر، سانس اکھڑی ہوئی اور آنکھوں میں تکلیف کی نمی صاف جھلک رہی تھی. بابا! علینا چیخ مارتی ہوئی ان کے پاس پہنچی. بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں ابھی. وہ گھبراہٹ میں ایک ہاتھ سے ان کے ماتھے کو چھو رہی تھی جو تپ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل تلاش کر رہی تھی. زمان بیگ نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا. نہیں علینا، رک جاؤ. بابا پلیز آپ کچھ مت بولے، میں ڈاکٹر کو فون کر رہی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی زندگی جی پاؤں گا. ان کی آواز ہلکی مگر سنجیدہ تھی. بس اتنا یاد رکھنا، میں نے تمہارے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ غلط نہیں تھا. علینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں نا. زمان بیگ نے دھیرے سے سر ہلایا. میں نے تمہارا سودا نہیں کیا بیٹا. میں نے صرف وہ چاہا جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے. میری خواہش تھی کہ تم سمیر کی دلہن بنو. اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی دیتا. مجھے معاف کر دینا. بابا! علینا نے ان کا ہاتھ تھام لیا. آواز لرز رہی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں. میں بہت خوش ہوں سمیر سے شادی کرنے کے لیے. اب بالکل فکر نہ کریں. سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ مزید بول رہی تھی کہ اچانک زمان بیگ کی آنکھیں بند ہو گئیں. جسم ایک جھٹکے سے ڈھیلا پڑ گیا. بابا! بابا!
अलीना चीख उठी, लरजते हाथों से उनका चेहरा थाम कर हिलाया। बाबा आंखें खोलें, प्लीज बाबा। वो तेजी से बाहर की तरफ भागी, दरवाजा पूरी शिद्दत से खोलते हुए चिल्लाई, गार्ड, ड्राइवर, जल्दी आओ, बाबा बेहोश हो गए हैं। चंद लम्हे में दोनों अंदर पहुंचे, घबराहट उनके चेहरे पर नुमायां थी। मिलकर जमाम बेग को सहारा देकर उठाया गया। अलीना मुसलसल उनके चेहरे को देखती जा रही थी। जल्दी गाड़ी निकालो, फौरन अस्पताल लेकर चलना है, वो ड्राइवर से बोली। जमान बेग को एहतियात से गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया गया। अलीना उनके साथ बैठ गई। उनका हाथ अब भी उनके हाथ पर था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और लबों पर दुआएं थीं। गाड़ी पूरे जोर से अस्पताल की तरफ रवां थी और हर गुजरता लम्हा अलीना के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अस्पताल की रोशनियों में डूबा हुआ कॉरिडोर वक्त की सर्द चुप में साकत था। एक तरफ लकड़ी के बेंच पर अलीना सर झुकाए बैठी हुई थी। आंखों से बहते आंसू उसके रुखसारों पर खामोश गवाह थे, इस दर्द के जो अंदर ही अंदर उसे चाट रहा था। इर्द गिर्द कोई नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन, वक्त की टिक टिक और दिल का कर्ब उसके साथ था। कुछ लम्हों बाद वो अपने दुपट्टे से आंखें पोंछती हुई आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, जैसे हौसला कदमों से फिसल रहा हो। उसने कॉरिडोर के आखिर में खड़े गार्ड की तरफ कदम बढ़ाए। वो करीब पहुंची तो धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। अपना मोबाइल दो मुझे, मुझे किसी को फोन करना है। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, मगर लहजा आजिजाना नहीं, सिर्फ बेबस था। गार्ड ने फौरन सर हिलाया, जी बीबी साहिबा, और जेब से मोबाइल निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। अलीना ने कांपते हाथों से मोबाइल थामा। स्क्रीन पर उंगलियां लड़खड़ाते अंदाज में चलीं और सुमैर सदीकी का नंबर तलाश किया। एक पल को दिल जोर से धड़का और फिर उसने कॉल मिला दी। पहली बल, दूसरी बेल और फिर कॉल रिसीव हो गई। हेलो। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी हुई गंभीर आवाज आई, लेकिन अलीना कुछ बोलने के बजाय एकदम आंसुओं में फट पड़ी। सुमैर प्लीज, आप अस्पताल आ जाएं। सुमैर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर चौंक कर पूछा, क्या हुआ लीना? और मैंने तुम्हें फोन किया था ना कि मुझे शादी से पहले फोन मत करना। अभी वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही वो बोली, आप बाद में मुझे डांट लीजिएगा प्लीज। अभी मेरे बाबा वो अस्पताल में हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं अकेली हूँ यहाँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। वो रोते रोते एक पल को खामोश हो गई, फिर टूटे लहजे में बोली, चाचू मुल्क से बाहर गए हैं, वरना मैं उन्हें बुलाती। सुमैर की आवाज में संजीदगी आ गई। ओके, मैं आ रहा हूं अभी, तुम परेशान ना हो प्लीज, जल्दी आ जाए। उसने बेकरारी से कहा, मुझे अस्पताल का नाम बताओ और ये भी बताओ कि उस वक्त तुम्हारे साथ कौन है। सुमेर का लहजा अब मुकम्मल जिम्मेदारी वाला था। मेरे साथ गार्ड और ड्राइवर हैं और अस्पताल का नाम रिवर व्यू अस्पताल है, डिफेंस ब्लॉक ई में है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं अलीना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, मैं रास्ते में हूं। शुक्रिया, वो बस इतना ही बोल सकी। सुमेर ने फोन बंद कर दिया। अलीना ने एक गहरा सांस लिया, जैसे थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ हो। फिर मोबाइल गार्ड को वापस थमा दिया और दोबारा कॉरिडोर में खामोशी से बेंच पर आकर बैठ गई। आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, दिल में बस एक दुआ गूंज रही थी, बाबा को कुछ ना हो, प्लीज कुछ ना हो। तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक सामने से किसी के तेज कदमों की चाप सुनाई दी। वो बदस्तूर सर झुकाए बैठी थी, लेकिन कदमों की रफ्तार जैसे दिल की धड़कन से हम आहंग हो गई थी। सुमेर भागता हुआ इसके करीब आया और उसके सामने आकर रुका। उसकी आवाज में बेचैनी थी। अलीना। ये आवाज सुनते ही वो चौंकी, तेजी से सर उठाया। आंखों में बेयकीनी और दर्द था, पलकों के पीछे दबे जज्बात जैसे काबू खो बैठे। वो एकदम उठकर सुमेर के सीने से लग गई, जबकि वो अपनी जगह पर सुन्न हो गया था। वो रोते हुए टूटे लहजे में बोली, सुमेर, मेरे बाबा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मेरा उनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी आवाज में लर्जिश थी, बदन कांप रहा था, दिल टूटने के किनारे पर था। सुमेर ने चंद लम्हे उसे सीने से लगाए रखा, फिर नरमी से उसे बाजुओं से अलग किया, उसका चेहरे पर हाथ रखा और संजीदगी से बोला, अलीना, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो। वो बस खामोशी से उसे देखती रही। उस लम्हे कॉरिडोर के आखिर में दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए।
दोनों चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जो हो गए। डॉक्टर भी कदम ब कदम चलते हुए उनके पास आ गए थे और उनकी जानिब देखते हुए बोले, वो बार बार सुमैर और अलीना को पुकार रहे हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है, हम कुछ नहीं कह सकते। उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। अलीना ने बेख्तियार दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। एक खफीफ चीख उसके अंदर ही कहीं दब गई। आंखें फैल गई और दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो लड़खड़ा गई तो सुमैर ने फौरन उसका बाजू थाम कर उसे सहारा दिया। डॉक्टर साहब, सर्जरी कब तक मुमकिन है? आप बस इंतजामात करें, जो खर्चा है वो मैं सब देख लूंगा। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। जी, हम सब देख लेंगे, आप फिक्र ना करें। बस अभी उनसे मिल लीजिए क्योंकि ये मुलाकात बहुत अहम है। सुमेर ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हम दोनों ही हैं, मैं और अलीना। डॉक्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, अंदर चले जाए। ये सुनकर सुमेर ने नरमी से अलीना का हाथ थामा, एक मजबूत गिरफ्त दी, जैसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। वो फौरन ही इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दवा की मखसूस बू, मशीनों की टिक टिक और दिल को दहला देने वाली खामोशी अंदर की फिजा में घुली हुई थी। अलीना और सुमैर जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले निगाह बिस्तर पर लेटे जमान बेग पर पड़ी। चेहरा जर्द था, सांसें मशीन के साथ चल रही थीं और हाथ बेजान से दोनों जानिब रखे थे। अलीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो तेजी से बाप की तरफ बढ़ी, रोते हुए उनके करीब जाकर उनका हाथ थाम लिया। बाबा, बाबा देखे, मैं आ गई हूँ, प्लीज आंखें खोलें, मैं आपके पास हूँ। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। जमान बेग ने बमुश्किल आंखें खोली, धुंधलाती निगाहों से बेटी को देखा, फिर उनकी नजर आहिस्ता आहिस्ता समीर की तरफ उठी, जो खामोशी से चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वो सुमेर को देखकर धीरे से बोले, सुमेर, मैं जानता हूं तुमने मेरी बेटी का इंतखाब सिर्फ कर्जे की वजह से नहीं किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं जो कुछ माजी में हुआ। सुमेर कुछ बोलने ही वाला था कि जमान बेग ने कांपते हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। नहीं, आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे अपनी बेटी के लिए निकाह की दरख्वास्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी वक्त तुम दोनों का निकाह हो जाए। अलीना की आंखें छलक पड़ी। वो फौरन बाप के लबों पर हाथ रखकर बोली, बाबा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करे। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, प्लीज बाबा। जमान बेग ने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया, जैसे जानते हों कि वक्त कम है। मुझे सब पता है बेटा, मैं खुद को जानता हूँ। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तुम दोनों निकाह के बंधन में बन जाओगे। सुमेर, खुदा के लिए मेरी बेटी से निकाह कर लो। सुमेर ने गहरी सांस ली, अलीना की तरफ देखा जो आंखें झुकाए खड़ी थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे मगर चेहरे पर शौक और हौसला नुमाया था। ठीक है बेग साहब, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं अलीना से निकाह के लिए तैयार हूँ। जमान बेग की आंखों में जैसे सकून उतर आया। वो धीरे से सर तकिए पर रखकर आंखें बंद कर गए। सुमेर ने नरमी से अलीना का हाथ थामा, जो कांप रहा था। अस्पताल का अमला और एक करीबी मौलवी को फौरी बुलाया गया। कमरे के कोने में खड़े मौलवी साहब ने निकाह के कागजात उठाए। सुमेर और अलीना के निकाह का मुख्तसर मगर मुकम्मल खुतबा पढ़ा। हर लफ्ज के साथ अलीना की आंखों में नमी बढ़ती गई, लेकिन दिल में शुक्र का एहसास भी गूंजने लगा। सुमेर की गवाही पर जब अलीना ने कबूल है कहा, तो वो लम्हा जैसे वक्त के साथ ठहर गया। निकाह मुकम्मल होते ही जमान बेग ने आखिरी बार आंखें खोली। अपनी बेटी और दामाद को एक साथ देखकर उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो सुकून की सांस लेकर खामोश हो गए। कॉरिडोर में रात का सन्नाटा बिखरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कनों से हम-आहंग महसूस हो रही थी। अलीना एक बेंच पर चादर में सिमटी बैठी थी। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा जर्द, आंसू कई बार बह चुके थे, लेकिन दिल का बोझ हल्का ना हो पाया था। अभी वो थोड़ी देर पहले बाप का हाथ थाम कर निकाह के बंधन में बंधी थी। दिल में बेशुमार जज्बात की भाग दौड़ थी, मगर एक अनजानी सी बेचैनी उसके गिर्द लिपटी हुई थी। अचानक वार्ड की सिम्मत से भागने और दौड़ने की आवाजें आने लगीं। नर्सें तेजी से अंदर जा रही थीं। डॉक्टर्स आपस में कुछ कह रहे थे। एक भगदड़ सी मच गई। अलीना चौंक कर खड़ी हुई, दिल जैसे हलक में आ गया। उसके कदम बेख्तियार वार्ड की सिमत उठे, लेकिन हर गुजरता शख्स
उसे पीछे रहने का इशारा देकर निकल गया। वो सहमी हुई नजरों से सबको देखती रही। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बाबा को कुछ ना हो। या अल्लाह वक्त जैसे रुक गया था, हर मिनट पहाड़ लग रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर साकब सफेद कोट पहने, सर झुकाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आए। उनका चेहरा देखकर अलीना का दिल लरस गया। वो जल्दी से देखकर उनकी तरफ बढ़ी, आवाज कांप रही थी, डॉक्टर, बाबा, मेरे बाबा कैसे हैं? डॉक्टर साकब ने सांस भरी, नजरें जमीन पर जमाए धीरे से बोले, अलीना बेटा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। ही इज नो मोर। ये अल्फाज हवा में मुअल्लक हो गए। अलीना की समात जैसे बंद हो गई। वो हैरत और दुख के इम्तजाज से उनकी तरफ देखती रह गई। न चीख न आंसू, बस खामोशी। चंद लम्हों बाद जैसे उसका सख्ता टूटा, वो दीवार से टेक लगा कर नीचे बैठ गई। आंखों से बहते आंसू खामोशी से उसकी गालों को भगोने लगे थे। अगला दिन सेहन में बाप का जनाजा रखा था। अलीना सफेद लिबास में नंगे पैर जनाजे के पास बैठी थी। हाथों में बाप का वही रुमाल था जो उनकी जेब से निकला था, जो वो हमेशा पास रखते थे। वो बेइख्तियार जनाजे के पास झुकी, बाप के सीने पर हाथ रखा, जैसे महसूस कर सके कि कोई सांस बाकी है। बाबा उठे ना, बाबा देखे मैं आ गई हूं, आपने वादा किया था मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। उसकी सिसकियां पूरे सेहन में गूंजने लगीं। रिश्तेदार खामोश खड़े थे, आंखों में नमी लिए। कोई इसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, मगर वो बार बार बाप को हलाने की कोशिश करती रही। बाबा, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? अभी तो मेरी शादी हुई है, आपने कहा था मेरी खुशी देखेंगे। फिर अचानक कुछ लोग आगे बढ़े, जनाजे को चारपाई से उठाया गया। अलीना का दिल चिरता जा रहा था। वो आगे बढ़ी, जैसे अपने बाप को वापस रोकना चाहती हो। बाबा वापस आ जाएं, प्लीज बाबा। जनाजा 4 कंधों पर उठ चुका था। वो टूटे कदमों के साथ उनके पीछे चल रही थी। आंखों से बहते आंसू, दिल की बेबसी और बाप के बगैर जिंदगी के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। एक क़यामत थी जो उस मासूम पर से गुजर गई थी। 1 हफ्ते बाद सुमेर के कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। पर्दे नीम थे और बाहर की रोशनी मध्यम सी अंदर आ रही थी। अलीना बेड के कोने पर बैठी, हाथों पर चादर समेटे, खाली नजरों से फर्श को घूर रही थी। गुजरे दिनों की तल्ख यादें, बाप के बगैर जिंदगी का पहला हफ्ता और सुमेर का सर्द रवैया सब मिलकर उसे अंदर से खोखला कर चुके थे। दरवाजे की चिरचिराहट से वह चौंकी, सर उठाकर देखा तो सुमेर अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की नरमी या उनसियत का कोई शायबा तक न था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और कुछ फासले पर रुक गया। लम्हा भर को खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, जो सपाट और जज्बात से आ रही थी। मैं बैरूने मुल्क जा रहा हूँ। अलीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, बेयकीनी और खौफ था। वो धीरे से बोली, क्यों, क्या हुआ? सुमेर ने चंद लम्हे उसे घूरा, फिर हल्के तंज भरे लहजे में बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वो झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजियत का अक्स फैल गया। वो सुमेर की तरफ बढ़ी और उसकी कलाई थाम ली। लेकिन मैंने क्या किया है? आपने ही तो कहा था बाबा का घर छोड़कर आपके पास आ जाऊं। कोई गलती हो गई है मुझसे? उसकी आवाज भीग चुकी थी, आंखें पहले से नम थीं, लेकिन अगले ही लम्हे सुमेर ने एक झटके से उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया, मजबूती से। गलती तो मुझसे हुई है, जो बेवजह रहम खाकर तुमसे निकाह कर लिया। अजाब की तरह मेरे सर पर मुसल्लत हो गई हो तुम। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ। अजीब मुसीबत बन चुकी हो। उसके अल्फाज, उसकी गिरफ्त, सब कुछ अलीना के वजूद पर लर्जा तारी कर गए। वो सहम गई, उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन जुबान खामोश रही। फिर वो ममुश्किल बोली, मगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। बाबा का कर्ज तो आप माफ कर चुके थे ना? सुमेर ने एक कदम पीछे हटते हुए तल्खी से कहकहा लगाया, कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता लीना। तुम्हारे बाप ने सिर्फ मुझसे रकम नहीं ली थी, मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी इज्जत रौंदी थी। अब उनकी गलतियों का ज़ाला तुम करोगी। हटो यहाँ से। ये कहकर उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और बगैर मुड़कर देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला, वो बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने अलीना के अंदर जैसे सब कुछ तोड़ दिया था।
وہ وہیں کھڑی بے حس دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے اس کی ساری دنیا اس لمحے دروازے سے باہر نکل گئی ہو۔ ایک مہینے بعد گھر کے در و دیوار پر جیسے اداسی اور خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ ایک مہینے بعد سمیر کی واپسی گویا ایک اجنبی کی مانند جیسی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ سخت، قدم تیز اور ارادہ وہی پرانا، اذیت دینا، بے وجہ کی تذلیل۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، قدم زمین میں جیسے دھنس گئے۔ سامنے الینا کھڑی تھی، زرد پڑا چہرہ، ویران آنکھیں اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز چھری کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو کمرہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سمار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے چلایا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ فوراً چھری نیچے کرو، مرنے چلی ہو کیا؟ الینا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط۔ ایک مہینے سے تو مر ہی رہی ہوں سمیر صدیقی، آج بس آپ کے سامنے آخری سانس لینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو میری اذیت کا یقین آ جائے۔ سمیر ایک قدم آگے پڑا، چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس نہیں ہے، سچ بول رہی ہوں، وہ چیخی۔ آپ بتائیں نا، میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ مجھ سے یوں انتقام لے رہے ہیں؟ پہلے وہ مر گئے، پھر میری شادی آپ سے ہوئی، اب آپ مجھے جیتے جی مار رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اتنی کم عمر میں صرف دکھ، تکلیف، تنہائی یہی دیا آپ نے۔ میں کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں؟ چند لمحے کے لیے سمیر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ کوئی پرانا زخم ابھرتا نظر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، سچ سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، سنو۔ تمہارے باپ نے میری ماں کو بھگایا تھا، اس کی ہستی کھیلتی زندگی تباہ کی تھی۔ الینا کے ہاتھ سے چھری ڈھیلی پڑنے لگی، وہ ساکت ہو گئی۔ میرے والد ایک ایماندار، شریف انسان تھے۔ تمہارا باپ جیسے لوگوں نے ان کی عزت، ان کی زندگی، سب کچھ چھین لیا۔ میری ماں ایک معزز خاتون تمہارے باپ کے ساتھ چلی گئی، انہیں خواب دکھائے گئے، سبز باغ، اور پھر جب وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ گئی تو ایک دن وہ راہ میں چھوڑ دی گئی، تنہا، بیزار اور رسوا۔ وہ رک رک کر سانس لینے لگا مگر آنکھوں میں اب بھی آگ تھی۔ میری ماں نے شرمندگی اور اذیت کی حالت میں خودکشی کر لی۔ میں تب چھوٹا تھا لیکن میں نے سب دیکھا۔ تمہارے باپ نے صرف ایک عورت کی زندگی نہیں برباد کی، ایک خاندان کی جڑیں کاٹ دیں۔ مجھے یہ سب تب پتہ چلا جب میں بڑا ہوا، اور تب سے دل میں ایک ہی بات تھی کہ کسی نہ کسی دن ان کی بیٹی کو وہی درد محسوس کرواؤں گا جو میری ماں نے محسوس کیا۔ الینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ تو آپ نے مجھ سے شادی صرف انتقام کے لیے کی، مجھے اذیت دینے کے لیے؟ سمیر خاموش رہا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ادھورا سا اعتراف تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بے قصور ہوں، وہ چلا کر بولی۔ کیا آپ میری محبت، میرا خلوص، میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا میرے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے کی فضا میں سناٹا گونج رہا تھا، دونوں کے درمیان بے شمار لفظ بے وزن ہو چکے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی کہ الینا اچانک پوری شدت سے چیخ اٹھی، تو کیا میں نے آپ کی ماں کو مارا تھا؟ کیا میں انہیں بھگا کر لے گئی تھی؟ سمیر صدیقی، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر انداز میں ہمت تھی۔ سچائی تھی، جس نے آپ کی ماں کے ساتھ ظلم کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ بھی معاف کرنے والوں کا پسند کرتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ سمیر کے لب سلے رہ گئے، پلکوں کی جھالر جھکی رہی، جیسے دل کے اندر کہیں طوفان مچ رہا ہو مگر باہر صرف خاموشی تھی۔ الینا نے ایک لمحے کے توقف کے بعد زمین پر چھری زور سے پھینکی جو ٹائلز پر ٹکراتے ہوئے آواز پیدا کر گئی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جو محبت کر رہا ہے آپ سے، آپ اس کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ میں آپ سے عشق کرتی ہوں سمیر صدیقی، خدا را میرے حال پر رحم کریں۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت نہیں، التجا تھی۔ وہ سچ بول رہی تھی، محبت کا سچ، بے بسی کا سچ۔ سمیر نے اس کی طرف دیکھا لیکن اب بھی کچھ نہ بولا۔ آنکھوں میں کئی برسوں کا درد، دکھ، غصہ جیسے سب ایک ساتھ جم گیا ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں سمیر صدیقی، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہوں گی۔ بس ایک بار،
ایک بار زندگی کو نئے سرے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، کیا ملے گا نفرت میں رہ کر؟ اذیت، تنہائی؟ اور اگر ایک موقع دیں تو سکون، محبت، زندگی کی ایک نئی صبح ہم دونوں مل کر جینے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ایک صاف دامن، ایک نیا باب۔ سمیر نے دھیرے سے سر جھکایا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، لیکن اب اس خاموشی میں زخم نہیں، سوچ تھی، اور پھر جیسے اندر کوئی دیوار گر گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ الینا کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ سمیر نے ایک گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، مضبوطی سے، نرمی سے، جیسے برسوں کا بوجھ کسی پل میں اس کی آنکھوں سے اتر گیا ہو۔ الینا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے، مگر اب یہ آنسو دکھ کے نہیں، سکون کے تھے۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر معنی سے بھرپور۔ ایک ٹوٹی ہوئی زندگی کو جیسے نئی بنیاد مل گئی تھی، اور اس خاموش معافی، اس گہرے احساس کے ساتھ کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو قدرت نے طے کیا تھا۔ وہ اپنا ماضی بھول گیا تھا، صرف ایک احساس کے تحت کہ وہ اس کے ساتھ مخلص رہے گی، اور اس مخلصی کی قیمت کے تحت اس نے اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اس کا چیخنا چلانا اس کے دل میں موجود نفرت کو ختم کر گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔